बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भारत में शरण लिए हुए हैं, जिससे उनकी पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक साल से भी अधिक समय से अंतरिम सरकार कामकाज देख रही है, लेकिन इस बीच देश में चरमपंथियों की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। हाल ही में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इन सब के बीच अंतरिम सरकार ने फरवरी 2026 में देश में आम चुनाव कराने की घोषणा की है। अब चूंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती, इसीलिए मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। जानकारों के हिसाब से बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है और चुनाव में जीतने की वो प्रबल दावेदार है। और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान यूके में 17 साल निर्वासन बिताने के बाद 25 दिसंबर को वापस देश लौट आए। और अगर बीएनपी आम चुनाव जीतती है तो वो देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रहमान की बात करें तो रहमान 2008 से लंदन में रह रहे हैं और 2018 से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अपनी मां के दूसरे कार्यकाल, जो कि 2001 से 2006 के दौरान था, उसमें वो एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती बनकर उभरे, लेकिन उन पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगातार लगते रहे। और इसी कारण 2006 से 2009 के बीच जब सैन्य सत्ता थी, तब इन आरोपों की जांच शुरू हुई और मार्च 2007 में उन्हें सेना की एक टुकड़ी ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में, जो कि फिल्मी अंदाज था, देर रात गिरफ्तार किया उनके आलीशान घर से। पर महीनों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और वो चिकित्सा उपचार के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए, जैसा कि हर फिल्म में होता है और इंडिया में भी आपने इसे देखा होगा। लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटे। पर रहमान और बीएनपी ने लगातार उनके खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए उनकी बदनामी उनकी राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि रहमान का नाम 2011 में विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित लीक में भी सामने आया था, जिसमें अमेरिकी राजनयिक जेम्स एफ मोरियार्टी ने उन्हें भ्रष्टाचार, सरकार और हिंसक राजनीति का प्रतीक बताया। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका में उनके प्रवेश को रोकने की सिफारिश करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए काफी हद तक तारिक और उनके साथी जिम्मेदार हैं। बाद में उन्हें अवामी लीग सरकार के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और राजनीतिक हिंसा के आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनाइड हमला भी शामिल है, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए थे। लेकिन हसीना के खिलाफ अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद रहमान के खिलाफ आरोपों और दोष सिद्धि को ज्यादातर स्थगित कर दिया गया, जिससे ढाका में उनकी वापसी आसान हो गई और अब वो बांग्लादेश दोबारा वापस लौट आए। और बांग्लादेश में उन्होंने हाल ही में अपने भाषण में कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर देश का नया निर्माण करें। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, उन्हें अपने घरों से सुरक्षित रूप से निकलने और सुरक्षित रूप से लौटने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि बीएनपी चुनाव जीतती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे? तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश में मौजूदा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार है, उनके कार्यकाल में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हुए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यूनुस सरकार में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को काफी ताकत मिली और यह समूह पाकिस्तान के करीबी और भारत विरोधी माने जाते हैं। लेकिन अगर आम चुनाव बीएनपी जीतती है तो क्या हालात में बदलाव होगा? बांग्लादेश की राजनीति को अगर समझने की कोशिश करें तो शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग भारत की सबसे ज्यादा करीबी मानी जाती है। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत रहे। और वहीं तीसरी पार्टी जमाते इस्लामी जो है वो भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की करीबी है। इसमें बीएनपी इन दोनों पार्टियों के बीच कहीं बीच में दिखती है, जहां उसका भारत के साथ अवामी लीग जैसा मजबूत रिश्ता भी नहीं है और जमाते इस्लामी जैसा तीखा विरोध भी नहीं है। हालांकि तारिक रहमान पर आरोप लगते रहे हैं कि उनका कट्टरपंथी इस्लामी समूह के साथ जुड़ाव है। बीएनपी ने 2001 से 2006 के अपने कार्यकाल के दौरान जमात-ए इस्लामी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और कहा जाता है कि इस गठबंधन का जो मुख्य सूत्रधार था वो तारिक अहमद ही थे। द वीक की रिपोर्ट के हिसाब से ऐतिहासिक रूप से रहमान की पार्टी बीएनपी के साथ
भारत के संबंध जो है वो तनावपूर्ण रहे। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामी समूह जमात इस्लामी, जो 2001 और 6 के बीच सत्ता में रहते हुए बीएनपी की सहयोगी थी, अब आने वाले चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी भी है। भारत समर्थक अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा हुआ है। ऐसे में नई दिल्ली रहमान के नेतृत्व में बनने वाली बीएनपी को एक ज्यादा उदार, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक पार्टनर के रूप में देख सकती है। पर याद रखने वाली बात है कि उन्होंने भारतीय सामानों के बहिष्कार के लिए इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था। इसके अलावा तारिक अहमद के हाल के भाषणों और इंटरव्यू पर गौर करें तो पता चलता है कि वो भारत से ज्यादा खुश नहीं है। वो भारत बांग्लादेश के बीच हुए तिस्ता जल समझौते को लेकर काफी चिंता जता चुके हैं। उन्हें लगता है कि यह समझौता अन्यायपूर्ण है और बांग्लादेश को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पाया। तारिक ने मई 2025 में बीएनपी की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ना दिल्ली ना पिंडी, मतलब पाकिस्तान, मतलब ना दिल्ली ना पिंडी ना कोई और देश, पहले बांग्लादेश। तो अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार इसमें अपने आप को कहां देखती है, और अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो क्या वो भारत के साथ आएगी या फिर से उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ ज्यादा मजबूत होगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।